चाइना की इकोनॉमी में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है। इनका डेट टू जीडीपी रेशियो 290% पहुंच चुका है। इनके रियल एस्टेट का एक डेवलपर तो दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार डेवलपर है। रेलवे सेक्टर जो एक टाइम पे प्रॉफिटेबल था, अभी लॉसेस में फंसा हुआ है और इनके ग्रामीण बैंकों में $3 बिलियन का स्कैम हो चुका है। भाई 50 म्यूनिसिपैलिटीज में तो इनके यहाँ घोस्ट सिटीज बनी हुई हैं और जाने कितनी बिल्डिंग से बनाने के बाद अब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मगर चाइना में सब क्यों चल रहा है, ये 3 सेक्शंस में आपको बताता हूं। सेक्शन 1, रियल एस्टेट क्राइसिस। भाई 90s के टाइम के बाद जब चाइना की ग्रोथ रन 2008 के रिसेशन में थमी तो इन्होंने रियल एस्टेट में पैसा झोंकना शुरू कर दिया। सरकार कहती थी कि आप कर्जा लो, बिल्डर्स ने भी डेट लिया और बायर्स ने भी। अब नए घर बनने से बढ़ती है इकोनॉमी, क्योंकि इतनी सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, सीमेंट से लेकर स्टील सारे सेक्टर में ग्रोथ होती है और इसीलिए चाइना एक बहुत तगड़ी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन रहा था। मगर ये पूरी स्टोरी डेट फ्यूल्ड थी। रियल एस्टेट चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि 70% हाउस होल्ड वेल्थ प्रॉपर्टीज में लगी और इनका 30% जीडीपी रियल एस्टेट सेक्टर में ही कंट्रीब्यूट होता है। हालत इतनी खराब है कि इनके जीडीपी के फोरकास्ट चेंज हो रहे हैं। भाई कंट्री कह रही है हम ग्रोथ टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। अगस्त 2020 में चाइना की सरकार ने कहा कि इस सेक्टर में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं: हाई प्राइसेस, हाई डेट एंड हाई फाइनेंशियलाइजेशन। और इसको तोड़ने के लिए इन्होंने रियल एस्टेट बबल को ही बर्स्ट कर डाला और अब उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। 1 साल के अंदर $1 ट्रिलियन वैल्यू मार्केट से खत्म। लगातार 11 महीनों से हाउसेस की सेल डाउन चल रही है। ऐसा लास्ट टाइम 90s में हुआ था। इनके एक डेवलपर एवरग्रैंड के पास $300 बिलियन का डेट है, जो कि पूरी दुनिया में किसी भी डेवलपर से ज्यादा है। और 2020 से इनके टॉप 9 रियल एस्टेट डेवलपर्स की $80 बिलियन वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब डेवलपर के पास पैसा खत्म हुआ तो इन्होंने घर बनाने बंद कर दिए। अब चाइना में दिक्कत क्या है ना, घर प्री सोल्ड होते हैं, मतलब कि डेवलपर बनाने से पहले उन्हें बेच देता है। तो कई सारे लोग जो घरों की किस्तें भर रहे थे, जब उन्हें पता चला कि अरे हमारा तो घर ही नहीं बन रहा, इन्होंने किस्तें देने से मना कर दी। भाई सड़कों पे उतर आए और इन प्रोटेस्टर्स पर भी खूब पुलिस के डंडे बजे हैं। और अब रियल एस्टेट सेक्टर की हालत चिंताजनक हो चुकी है, क्योंकि 2013 से 2020 के बीच में सिर्फ 60% प्री सोल्ड होम्स एक्चुअल में डिलीवर किए गए हैं। और इस चीज का असर 230 सिटीज में देखा जा रहा है, जहां पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकल के आ रहे हैं। अब सरकार को भी लग रहा है कि भाई स्थिति हाथ से निकल रही है, तभी तो इन्होंने $29 बिलियन के स्पेशल लोन्स ऑफर करे हैं और यह तक कह दिया है कि बैंक्स अब इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे थ्रू अ स्टिमुलस पैकेज ऑफ $44 बिलियन। मगर इन सब के बावजूद भी पिछले 2 सालों में चाइना की रियल एस्टेट क्राइसिस इतनी बड़ी हेडलाइन बन चुकी है कि लोग डर रहे हैं कि 2008 में जो लेमन ब्रदर क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, कहीं वही हालत चाइना की तो नहीं होने वाली। रियल एस्टेट के बाद रेलवे सेक्टर में भी भयंकर लॉसेस चल रहे हैं। अभी 2009 की बात है जब चाइना ने सबसे पहली बार अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क यानी HSR को इनॉग्रेट करा था। 350 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन जो 2 सिटीज के बीच आपको मिनटों में पहुंचा सकती है। और इसके बाद चाइना ने इस प्रोजेक्ट में पैसे पे पैसा फूकना शुरू कर दिया और ये पूरी दुनिया में जलवा होने लगा कि भैया चाइना का रेलवे नेटवर्क तो ऐसे मैजिकली बढ़ रहा है। अच्छा, अंदर भी फायदा, क्योंकि जब आप रेलवे नेटवर्क बिछाओगे, पटरियां लगाओगे, स्टेशन बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी, इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, सीमेंट, स्टील, ये सारी इंडस्ट्रीज बूम करेंगे और दुनिया में आपका डंका बजेगा कि भैया चाइना से जैसी रेल तो कहीं चलती नहीं है। लेकिन अंदर हालत खराब हो रही थी, क्योंकि इन रेल्स के अंदर जो किराया है वो नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और ये कई सारे ऐसे राउट्स पर पड़ती हैं जहां पर डेली वेज अर्नर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो ये चाहते हैं कि हमें सस्ती ट्रेनें मिले और इसी वजह से कई सारे राउट्स में ऐसी कंडीशन आ चुकी है जहां पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी 80% कम पे ट्रेनें चल रही हैं। समझाता हूं, सोचो कि दिल्ली से मुंबई के बीच में कल के दिन बुलेट ट्रेन चल जाए जिसमें 1000 लोग जा सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होगी कि अगर 1000 लोग नहीं ट्रेवल कर रहे तो एटलीस्ट 100 लोग तो ट्रेवल करें ताकि इसका खर्चा निकल सके। लेकिन अब सोचो कि सिर्फ इसमें 20 लोग ट्रेवल कर रहे हों और ये सिर्फ एक राउट पे नहीं, चाइना के अलग अलग राउट्स में हो रहा है और इसीलिए अब ये अपने HSR नेटवर्क को फंड करने से मना कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं।
और इस नेटवर्क को फंड करने की वजह से चाइना ने अपने एक्चुअल रेल नेटवर्क की ऐसी तैसी कर दी कि इनका जो एक्चुअल रेल नेटवर्क था, जो नॉर्मल स्पीड से चलता था, वहां पर इन्वेस्टमेंट कम होने लगा। इनका मानना था कि हाई स्पीड रेलवे लगाएंगे तो लोग रोड वगैरह पे कम जाएंगे, पोल्यूशन घटेगा। लेकिन जितना पोल्यूशन घटना था उससे ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि लोग एचएसआर को तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो और ज्यादा लोग ट्रक से, बसेस से, रोड से ट्रैवल कर रहे हैं। एक तरफ इनकी एक्चुअल रेल खराब हो रही है, हाई स्पीड रेलवे चल नहीं रही और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, यानी कि पूरे रेलवे सेक्टर में कंप्लीट केओस। और इनके खुद के रेल मिनिस्टर हमारे लालू प्रसाद जैसे ही थे, करप्शन में पकड़े गए थे, तो करप्शन का अलग से इस सेक्टर पे डंडा बज रहा है। तो ये सेक्टर भी बुरी तरह से लॉसेस में फंसता जा रहा है। तीसरा और बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ग्रामीण बैंकों का। अब जैसे अपने यहाँ ग्रामीण बैंक होते हैं, उससे कहीं ज्यादा चाइना ने ग्रामीण बैंकों पर फोकस करा था। साल 2000 के बाद से लगातार दनादन बैंक खोले जा रहे थे। कहते 3800 ग्रामीण बैंक हैं यहाँ पर, और इन बैंक्स में यूजुअली वो लोग पैसा रखते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, गांव में रह रहे हैं, आराम से जिंदगी काटना चाहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स यहाँ पर है, और इन सेविंग्स पर $3 बिलियन का स्कैम हो चुका है। दरअसल इन 3800 बैंक्स के अंदर कुछ बैंक्स स्कैम कर रहे थे। वो कैसे, एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इन ग्रामीण बैंक्स को अलाउड नहीं था कि वो बाकी कहीं से पैसे ले सके, वो सिर्फ अपने लोकल कस्टमर से ही पैसे ले सकते थे जहां पर वो लोकेटेड हैं। लेकिन इन्होंने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना शुरू करा, और उस एड में लोग इसलिए फंसे क्योंकि यूजुअली यहाँ के जो नेशनल बैंक है वो 3-3.5% इंटरेस्ट देते हैं, ग्रामीण बैंक उससे डबल ऑफर कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने पैसे लगा दिए। एक दिन वो सुबह सो के उठे तो बैंक्स ने कहा कि भैया सुनो, कल से पैसे नहीं निकल पाएंगे। क्यों, बताया नहीं, क्योंकि एक स्कैम का पार्ट है। यहाँ के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि उन्होंने 300 ऐसे ग्रामीण बैंकों को आइडेंटिफाई करा है जो इस तरह का स्कैम रन कर रहे थे, मगर लोगों को उनका पैसा थोड़े मिला है। वो बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो व्हाइट कलर के कपड़ों में लोग आए और उनको धुन के चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना की पुलिस भी हो सकती है, बट एक्चुअल रियलिटी किसी को नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसा बड़ा स्कैम है जो कि ग्रामीण बैंकों के पूरे ट्रस्ट को कंप्लीटली खत्म कर सकता है। तो इतनी सारी परेशानियों के बीच चाइना की पार्टी इस साल डिसाइड करेगी कि अगले 10 सालों के लिए प्रेसिडेंट कौन होगा। शी जिनपिंग की मुश्किलें तो भैया रुकती नहीं दिख रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन बिलो। फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब।